गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं ऋषिकेश आप सभी का एक बार फिर से एड्यू श्लोका के इस शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले हमारी रिसर्च प्रोसेस इन फिजिकल एजुकेशन के 2 क्लासेस ऑलरेडी मैं ले चुका हूं। जो मैं यूनिट 1 के ऊपर आपकी क्लासेस ले रहा था, ये 2 क्लासेस मैं ऑलरेडी आपकी ले चुका हूं। तो अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप प्रीवियस 2 वीडियोस देख के आइए, अपने रिसर्च के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करके आइए और फिर इस वीडियो को देखिए। तो आपको रिसर्च बहुत आसानी के साथ में डीप लेवल के ऊपर रिसर्च आप लोगों को सारे बच्चों को समझ में आएगा। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ से बिना किसी टाइम वेस्ट के यहाँ से आगे चलता हूँ। तो इसके पहले वाली क्लासेस के अंदर मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को रिसर्च के डीप मीनिंग्स के बारे में आप लोगों को बताया था कि आखिर रिसर्च क्या होती है, रिसर्च के मीनिंग्स क्या है, रिसर्च के मतलब क्या है और फिजिकल एजुकेशन के अंदर रिसर्च के आखिर क्या नीड है, रिसर्च की आखिर क्या जरूरत है फिजिकल एजुकेशन के अंदर। उसके बाद मैंने आपको रिसर्च के स्कोप्स क्या है, रिसर्च किन किन क्षेत्रों के अंदर रिसर्च के स्कोप्स फैले हुए हैं उनके बारे में आपसे बात की थी। रिसर्चर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए उस बारे में मैंने आपसे बात की थी। और अगर आपको रिसर्च प्रॉब्लम को फाइंड करना है, अगर आपको रिसर्च प्रॉब्लम को ढूंढना है तो कौन कौन से स्रोत हैं, ऐसे कौन कौन से रास्ते हैं जिन रास्तों के ऊपर चल के आप रिसर्च प्रॉब्लम को ढूंढ सकते हो, वो इन टॉपिक्स के बारे में मैं आप लोगों से बात कर चुका था। अब मैंने आप लोगों से कल क्राइटेरिया के बारे में भी बात की थी कि रिसर्च का क्राइटेरिया क्या होता है। तो मैंने आप लोगों से वो स्मार्ट एक क्राइटेरिया, मैंने आपको एक सिंपल टर्मिनोलॉजी बताई थी, वो भी मैंने आप लोगों से बता चुका हूं। अब बारी है रिसर्च के ऊपर थोड़ा सा और एक स्टेप अप करने की, एक सीढ़ी और ज्यादा चढ़ने की अब बारी है। किसमें? रिसर्च में। अब जरा एक बात बताओ, मैंने आप लोगों से जब इस लेक्चर को मैंने शुरू किया था, रिसर्च की इस यूनिट को मैंने आपको शुरू किया था, फर्स्ट यूनिट को मैंने आपको शुरू किया था, तब मैंने आप लोगों से रिसर्च के स्टेप्स के बारे में बात की थी, रिसर्च के चरणों के बारे में बात की थी, जिसमें से मैंने आप लोगों से ये बताया था कि रिसर्च के कई सारे स्टेप्स होते हैं, जिसमें से प्रॉब्लम फाइंडिंग एक स्टेप है, लिटरेचर को रिव्यू करना एक स्टेप है, हाइपोथेसिस एक स्टेप है, रिसर्च डिजाइन एक स्टेप है, जी है ना। उसके बाद में डेटा कलेक्शन एक स्टेप है, डेटा एनालिसिस एक स्टेप है। ये सारे रिसर्च के स्टेप्स है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को बता चुका हूं इसके बारे में। अब जरा एक बात बताओ, अब एक बात बताओ मुझे कि जब मैंने आप लोगों से रिसर्च के मीनिंग के बारे में आप लोगों से बात कर रहा था कि बच्चों रिसर्च का मीनिंग जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों से यह बताया, बोला था कि जो रिसर्च होती है, जो रिसर्च होती है, ये जो रिसर्च है ये 2 शब्दों से मिलकर बना एक शब्द है। री एक अलग शब्द है, सर्च एक अलग शब्द है। इसका मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था? मैंने आप लोगों से यह बोला था कि जो रिसर्च होती है उसका मतलब होता है किसी भी चीज को ध्यान पूर्वक बार बार ढूंढना, किसी भी चीज को ध्यान पूर्वक बार बार ढूंढना, जिससे आपको कुछ नया मिल जाए, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं जी? उसे हम बोलते हैं रिसर्च। अब जरा एक बात बताओ, अब जरा यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब हमारा अगला टॉपिक है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को समझाने के लिए मैं आपको इतनी कहानी सुना रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च के अंदर। कई सारे यूजीसी नेट की एग्जाम में भी वेरिएबल से कई सारे क्वेश्चंस आपको बनते हुए दिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा इसको ध्यान से समझना। सबका ध्यान मेरी तरफ कंप्यूटर स्क्रीन पे। जरा मुझे एक बात बताओ आप लोग कि जब आप किसी भी चीज को ध्यान पूर्वक ढूंढते हो तो आप क्या एक परिस्थिति के अंदर ही नहीं होते हो? अरे यस और नो यार, बताओ कि जब आप किसी भी चीज को ध्यान पूर्वक ढूंढोगे तो एक परिस्थिति के अंदर ही तो होते हो ना। जरा एक चीज के ऊपर ध्यान दो कि आपके घरों में क्या हुआ है, लाइट चली गई है और अब आपको मोमबत्ती ऐसे ढूंढनी है, ऐसे मोमबत्ती ऐसे करके क्या ढूंढनी है आपको? ऐसे मोमबत्ती ढूंढनी है। तो उस समय आप क्या करोगे? मोमबत्ती ढूंढने के लिए अपने हाथ पैर ऐसे करके या कुछ किसी भी जरिए से मोमबत्ती ढूंढने का प्रयास करते हो। तो जब आप मोमबत्ती ढूंढने का प्रयास कर रहे हो, किस अवस्था में कर रहे हो? कि जब आपकी लाइट घर की चली गई है। तो क्या ये एक परिस्थिति है कि नहीं?
यस और नो? बिल्कुल है, बिल्कुल है ना जी। अरे यस और नो यार, क्या ये परिस्थिति है या नहीं? जैसे और आसान भाषा में एग्जांपल देता हूं कि जब 2019 में 2020 में कोरोना आया था, कोरोना आने के बाद ही तो कोरोना की वैक्सीन आई है। क्या कोरोना आने के पहले कोरोना की वैक्सीन आ गई थी? नहीं। कोरोना आना एक परिस्थिति थी। क्या थी जी? एक परिस्थिति, एक सिचुएशन, एक अवस्था, एक समय। और उस समय को टालने के लिए हम क्या लेके आए जी? ये कोरोना की वैक्सीन लेके आए। क्या ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? यस और नो? बिल्कुल आ रही है। अब जरा यहां ध्यान दो, एक और अवस्था बताता हूं आप लोगों को। जैसे अभी क्या हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर वॉर चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को चोक कर दिया, भारत के पास जो तेल आना था वो तेल नहीं आ पाया। तो क्या हुआ? हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम ऊपर की तरफ बढ़ गए। बढ़ गए कि नहीं? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? बोले एक काम करो जी, E20 फ्यूल को, E30 फ्यूल को इंट्रोड्यूस कर दो, जिससे क्या होगा, हमारे देश की कच्चे तेल के ऊपर जो निर्भरता है वो खत्म हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ये बोला कि नहीं बोला है कि कच्चे तेल के ऊपर निर्भरता ही कम कर देंगे, कच्चे तेल के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी ही कम कर देंगे। तो ये कब हुआ? जब वॉर की परिस्थिति बनी, जब वॉर की एक सिचुएशन बनी, जब वॉर की एक अवस्था बनी। ये तब हुआ ना, कि इससे पहले ही ये चीज हो गई थी? आप बताओ, क्या इससे पहले ये चीज हो गई थी? नहीं, नहीं हुई थी। क्या हुई थी? यस और नो में जवाब दो, अपने आप से खुद से पूछो, स्क्रीन के वहां उस टाइम उस समय उधर बैठ के। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जितनी भी रिसर्च होती है वो सारी रिसर्च एक परिस्थिति के अंदर होती है? वो सारी की सारी रिसर्च एक परिस्थिति के अंदर होती है, एक सिचुएशन के अंदर होती है, एक समय के अंदर होती है, एक अवस्था के अंदर होती है। क्या मैं ये चीज आप लोगों से बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। अरे तभी तो होती है जी। सारी की सारी रिसर्च आखिर होती कब है? सारी रिसर्च एक परिस्थिति के अंदर ही होती है। एक परिस्थिति आने के बाद ही तो एक कोई सी भी रिसर्च को किया जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे E20 फ्यूल की रिसर्च हुई, E20 फ्यूल को लाया गया, E20 फ्यूल का आइडिया हुआ, तो वॉर आने के बाद ही तो आइडिया हुआ। कोरोना की वैक्सीन कोरोना आने के बाद ही तो आई है। तो सारी की सारी जो रिसर्च है वो किसी ना किसी परिस्थिति के ऊपर ही तो की जाती है। अब यहां से इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब जरा मेरी ध्यान दो, अब मैं थोड़ा सा यहां पे आगे चलता हूं आप लोगों से। अब देखो, अब ये जो टॉपिक है वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को हिंदी में हम कहते हैं चर। अब आपको चर एकदम ऐसे जितना टाइम है चुटकी बजाने में लगता है ना, उतना ही टाइम आपको चर समझाने में लगेगा। बहुत आसानी से अब आपको वेरिएबल आपकी दिमाग की इस गीली लकड़ी के अंदर बहुत आसानी के साथ ये वेरिएबल चला जाएगा। अब समस्या नहीं होगी। तो वेरिएबल को हम हिंदी में कहते हैं जी चर। वेरिएबल को हिंदी में कहते हैं चर। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल उसे कहते हैं सर, जो चीज स्थायी नहीं होती, जो चीज स्थायी नहीं होती, जो चीज कांस्टेंट नहीं होती, यानी जो चीज निरंतर बदलती रहती है, जो चीज निरंतर बदलती रहती है, जो चीज एक जैसी नहीं होती, हम उस चीज को वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? वेरिएबल। अब जरा देखो, रिसर्च सब्जेक्ट जिन लोगों ने डिजाइन किया उन लोगों ने बवाल कर दिया जी। अगर वो लोग सिंपल एक चीज आपको बोलते कि रिसर्च जो है वो परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए की जाती है, रिसर्च परिस्थिति के ऊपर ही की जाती है, तो बड़ा आसान हो जाता विद्यार्थियों को समझना। तो उन्होंने नई चीज लाई, बोला ना ना जी, वेरिएबल चर, मतलब दोनों का सेम है। चर परिस्थिति भी वो जो कभी एक जैसी नहीं रहती, जो बदलती रहती है ना, और वेरिएबल भी वो जो एक जैसा कभी नहीं रहता, जो निरंतर बदलता रहता है, हम उसे बोलते हैं वेरिएबल। समझ में आ रहा है जी कि वेरिएबल क्या होता है? जो कांस्टेंट ही नहीं है, जो कभी भी बदल सकता है, हम उसे बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं जी? वेरिएबल। जैसे एग्जांपल देता हूं, घर पे आपकी मम्मी का मूड वो कभी भी बदल सकता है,
तो क्या वो एक वेरिएबल हुआ? क्या वो एक चर हुआ? बिल्कुल हुआ सर, चर कभी भी बदल सकता है, कोई भरोसा ही नहीं। तो क्या ये चर हुआ? बिल्कुल चर हुआ। क्या आपके आसपास जो परिस्थिति अभी है, क्या वो भी कभी भी बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। तो क्या ये वेरिएबल हुआ? बिल्कुल सर, ये वेरिएबल हुआ। समझ में आ रहा है जी कि वेरिएबल क्या होता है? कि वेरिएबल क्या होता है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? जो चीज कभी भी बदल जाए उसे हम कहते हैं वेरिएबल्स। क्या कहते हैं उसे हम? वेरिएबल्स। अब ये जो रिसर्च है, रिसर्च इन वेरिएबल्स को ध्यान में रखते हुए ही की जाती है। क्योंकि अगर थोड़ी सी एक थोड़ा सा एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे जरा समझो। वेरिएबल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए थोड़ा डीप में समझा रहा हूं आप लोगों को। जरा यहां देखो मेरी तरफ। थॉमस एल्वा एडिसन जो थे ना, अरे बहुत हो गया जी, थॉमस एल्वा एडिसन को छोड़ो जी। राइट ब्रदर्स को लेते हैं, जिन्होंने क्या किया था जी? प्लेन बनाया था, प्लेन। इन लोगों ने क्या बनाया था जी? राइट ब्रदर्स ने प्लेन बनाया था, प्लेन। अब जरा यहां ध्यान दो कि राइट ब्रदर्स ने जब प्लेन बनाने की रिसर्च की, जब इन लोगों ने खोज किया कि आखिर ये प्लेन कैसे बनता है, तो उन्होंने एक परिस्थिति के अंदर ही तो किया था ना। उन्होंने किसी वेरिएबल के अंदर ही तो किया था ना। अरे यस और नो यार? उनके सामने एक परिस्थिति तो होगी, उनके सामने कोई वेरिएबल होगा, तभी तो ये प्लेन का आविष्कार हुआ होगा। जरा दिमाग लगाया है कभी इस चीज के ऊपर? हाँ, यस और नो? थोड़ा सोचो इस चीज को, जरा सोचो इस चीज को। जरा वापस देखो, थोड़ा सा इसको इजी लैंग्वेज करके दिखा देता हूं। इधर देखो, राइट ब्रदर्स ने जिन परिस्थितियों को मान के उस समय के प्लेन को डिजाइन किया होगा, उस समय का जो प्लेन होगा उसे डिजाइन किया होगा। अरे जी ये क्या बन गया जी? प्लेन बना रहे थे जी। ठीक है जी, इतना समझने के हिसाब से फ्लैप फ्लैप बना दिए जी उसके। यहां देखो, तो राइट ब्रदर्स ने क्या किया उस समय कि ये जो प्लेन का स्ट्रक्चर उन लोगों ने बनाया, ये जो प्लेन का डिजाइन राइट ब्रदर्स ने उस समय बनाया, ये डिजाइन जो था, ये किसी ना किसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, किसी ना किसी वेरिएबल को ध्यान में रखते हुए बनाया गया होगा। क्योंकि अगर मान लो कि परिस्थिति बदल जाती, सिचुएशन बदल जाती, तो क्या ये प्लेन का डिजाइन जो था, आज हम लोग जिस समय उस डिजाइन को देखते हैं, उस आविष्कार को देखते हैं, क्या वो आविष्कार भी उस समय जैसा था आज हमें दिखता है? क्या वो वैसा हो पाता? नहीं हो पाता सर। क्योंकि मैंने क्या कहा, सारी की सारी जो रिसर्च है वो किसी ना किसी वेरिएबल को, किसी ना किसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ही की जाती है। तो अगर उस समय प्लेन होता या प्लेन जैसी कोई चीज होती, तो क्या राइट ब्रदर्स जो थे उनका ये आविष्कार कभी प्लेन वाला हो पाता जी? क्योंकि वेरिएबल क्या होता? बदल जाता। समझ में आ रहा है जी? वेरिएबल क्या होता? बदल जाता। आगे चलूं, वेरिएबल अब थोड़ा डीप में समझाऊं। अब थोड़ा डीप में और क्लियर हुई पिक्चर सबके दिमाग में? जो जाले लगे हुए थे यहाँ पे, क्या अब वो जाले साफ हुए वेरिएबल को लेके कि वेरिएबल क्या है? आसान भाषा में समझो, वेरिएबल एक प्रकार की परिस्थिति है, एक ऐसी परिस्थिति जिस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए रिसर्च की जाती है। एक ऐसी परिस्थिति, सारी रिसर्च किसी न किसी परिस्थिति के अंदर ही की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। हर प्रकार की रिसर्च की एक अलग परिस्थिति होती है, ठीक है जी? हर रिसर्च की एक अलग परिस्थिति। इसरो अगर कोई रिसर्च कर रहा है तो इसरो की परिस्थिति अलग है, ठीक है जी? इसरो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए उसको किस प्रकार की परिस्थिति की जरूरत है, उसकी सिचुएशन क्या है, उसको अलग कठिनाइयों से लड़ना है, उसके वेरिएबल ही अलग है, ठीक है जी? इसरो मान लो इसरो को सैटेलाइट बनाना है, तो इसरो की जो इसरो के सामने जो चैलेंजेस है, इसरो को जिन चीजों को ढूंढना है, उसके वेरिएबल अलग है। इसरो सैटेलाइट पे अगर रिसर्च करेगा, वो परिस्थिति के ऊपर रिसर्च करेगा, तो उसके वेरिएबल अलग है, ठीक है? कोई दिक्कत? और आपके वहां पे मान लो पुलिस वाले अगर किसी चीज को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, किसी चोर डाकू डकैत लुटेरे को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन लोगों की परिस्थिति अलग है, उन लोगों की परिस्थिति अलग है जी। कोई दिक्कत?
इसरो बोलेगा हमारे सामने एक वेरिएबल है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। क्या है जी? ग्रेविटी। पुलिस वाले बोलेंगे हमारे सामने भी एक वेरिएबल है घूसखोरी। कुछ ना कुछ तो वेरिएबल होगा ना जी। अरे जी यस और नो यार, दोनों के वेरिएबल अलग है ना, तो हर प्रकार की रिसर्च के एक अलग वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल तक समझ में आई चीजें? आगे चलूं? अब जरा यहां ध्यान दो, कई प्रकार के वेरिएबल होते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, एक्सट्रेनियस, कंट्रोल, इंटरवल, अपना इंटरवल वेरिएबल, मॉडरेट वेरिएबल, क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्वांटिटेटिव वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटीन्यूअस वेरिएबल, ऐसे कई प्रकार के वेरिएबल्स रिसर्च के अंदर होते हैं जो आपकी रिसर्च के अंदर परिणामों को प्रभावित करते हैं। आओ इनके बारे में डीप में पढ़ते हैं। जरा यहां ध्यान दो, सबसे पहले एक वेरिएबल होता है जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये देखो लिखा हुआ है, हिंदी में इसे कहते हैं स्वतंत्र चर। हिंदी में इसे कहते हैं स्वतंत्र चर। अब आप बोलोगे सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? ऐसा वेरिएबल, एक ऐसा चर जिस चर में हम परिवर्तन कर सकते हैं, एक ऐसे चर को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। समझ में आ रहा है जी? एक ऐसा चर जिसके अंदर रिसर्चर खुद अपने आप से कुछ परिवर्तन कर दे, उसके कंट्रोल में है जो, ऐसे चर को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। जैसे जरा यहां ध्यान दो, इधर देखो, एक एग्जांपल आप लोगों के सामने लेता हूं। एक टीचर है जी। कौन है जी? एक टीचर। वो टीचर स्टडी कर रहे हैं कि पढ़ाई के समय जो पढ़ाई के आवर्स होते हैं ना, आवर्स, घंटे आवर्स, उन आवर्स का पढ़ाई के रिजल्ट के ऊपर क्या असर होता है। या थोड़ा और स्पोर्ट्स वाले थोड़ा अलग एग्जांपल दे देता हूं। यहां पे बात होगी कि एक जो स्पोर्ट्स प्लेयर है जी, एक जो स्पोर्ट्स प्लेयर है, ट्रेनिंग में जो वो अपने आवर्स खर्चा कर रहा है, आवर्स इन ट्रेनिंग में जो अपने आवर्स खर्चा कर रहा है, इन आवर्स से उसके परफॉर्मेंस के ऊपर क्या असर होता है। अगर वो ज्यादा आवर्स अपने ट्रेनिंग में खर्चा करेगा तो क्या उसका परफॉर्मेंस भी ऊपर की तरफ जाएगा? इस चीज के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो। अभी आपको पता ही नहीं कि ट्रेनिंग के ऊपर अगर मान लो कोई खिलाड़ी 4 घंटे खर्चा करता है, कोई खिलाड़ी 6 घंटे खर्चा करता है, तो कौन सा खिलाड़ी बेटर परफॉर्म करता है, ये आप लोगों को पता ही नहीं है। तो आप इस चीज को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ कि इस पूरे के पूरे यहां पे टॉपिक के अंदर आपको ऐसी कौन सी चीज लग रही है जिसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो? तो सर ट्रेनिंग के घंटे जो हैं, इसे ही तो हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आपको 4 घंटे करनी है, आपको 6 घंटे करनी है, 8 घंटे करनी है, 10 घंटे करनी है, ये आप ही के तो हाथ में है ना जी। क्या इसको आप चेंज नहीं कर सकते? बताओ। अब जरा यहां ध्यान दो, तो जो चीज आपके हाथ में है, जिसे आप चेंज कर सकते हो, उस चीज को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलेंगे जी? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी। रिसर्च किस चीज के ऊपर हो रही है? स्पोर्ट्स प्लेयर के परफॉर्मेंस के ऊपर क्या हो रही है? रिसर्च हो रही है। वो परिस्थिति क्या है? ट्रेनिंग के आवर्स। ये क्या है? एक परिस्थिति है। और ये कौन सी परिस्थिति है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट परिस्थिति हो गई जी, जिसको आप अपने हाथों से चेंज कर सकते हो, उसे हम क्या बोलेंगे जी? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलेंगे जी? उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कोई दिक्कत? क्या किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसा चर, एक ऐसा वेरिएबल जिसको मैं अपने हाथों से चेंज कर सकता हूं, उसे कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जरा यहां ध्यान दो, जरा यहां सब लोग ध्यान दो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर मैंने चेंज किया तो उसका इफेक्ट मुझे देखने को मिलेगा डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसा वेरिएबल, एक ऐसा चर जो मैं अपने आप से बदल नहीं सकता,
जो मैं अपने आप से बदल नहीं सकता। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कुछ चेंज करूंगा तो उसका इफेक्ट जो होगा, उसका रिजल्ट जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर होने वाला चेंज से जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट का नाम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है। इधर देखो जरा, मैंने क्या किया कि ये जो ट्रेनिंग के आवर्स थे, जो ट्रेनिंग के घंटे थे, इनमें अगर कुछ चेंज करूंगा, मान लो 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 किया, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, परफॉर्मेंस के ऊपर होगा। परफॉर्मेंस या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो ये परफॉर्मेंस ही तो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ जी। ये क्या हुआ जी, यही तो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बताओ मुझे, क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ। सबको आ गया? अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में एक बार बताना, शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसके थ्रू बता दूंगा, एक बार और समझा दूंगा। वैसे तो मुझे पूरा भरोसा है कि समझ में आएगा, डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। यहां देखो, तो समझ में आया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या। तो मेरा जो रिजल्ट आया है यार, इधर देखो, यानी आसान भाषा में एक होता है कॉज और एक होता है इफेक्ट। यानी जो मेरे कारण है, कारण जो क्या है, कारण है, जो मेरे कॉज है, कॉज जो क्या है जी, जो मेरे कॉज है, और मेरा जो इफेक्ट है, मेरी रिसर्च के अंदर, मेरी स्टडी के अंदर कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जी, यस और नो? बताओ मुझे, क्या मेरे रिसर्च के रिजल्ट के अंदर कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। तो ये पता कैसे चलेगा, ये पता कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा? इधर देखो ये यहां देखो, ये वेरिएबल देख रहे हो जी, मेरा जो परफॉर्मेंस था वो तो मेरा इफेक्ट है, वो तो मेरा क्या है, इफेक्ट है, इफेक्ट। कॉज क्या है, यहां पे जो मैं इधर ट्रेनिंग के जो आर है, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 कर रहा हूं, ये इफेक्ट है। ये क्या है, इफेक्ट। और इस इफेक्ट का रिजल्ट क्या है, परफॉर्मेंस। तो कॉज और इफेक्ट आपको यहां पे समझ में आ रहा है क्या है? आगे इस चीज को डीप में बताऊंगा, पर हल्का सा आइडिया लगवा रहा हूं आप लोगों से यहां पे। आगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी बताऊंगा तो कॉज एंड इफेक्ट बताऊंगा, आपको समझाऊंगा अच्छे से। अभी केवल हल्का मोटा मोटा अंदाजा लगाओ कि कॉज और इफेक्ट क्या रिलेशनशिप क्या होता है रिसर्च के अंदर। रिसर्च एक बहुत थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, ट्रिकी सब्जेक्ट है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को यहाँ पे समझना पड़ना। कोई दिक्कत यहां तक? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है जी, जो मेरे हाथ में है, जिसको मैं चेंज कर सकता हूं, जो मेरे कंट्रोल में है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कुछ मैंने परिवर्तन किया, उसका जो रिजल्ट आया मेरे सामने, वो रिजल्ट क्या है मेरा, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है जी, डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आ रहा है जी, वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो क्या हो रहा है, हम कोई से भी अगर रिसर्च करते हैं, मान लो मैं कोई से भी रिसर्च कर रहा हूं, तो सारी की सारी रिसर्च एक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए की जा रही, जिस परिस्थिति को मैं वेरिएबल बोल रहा हूं, वेरिएबल आगे और पढ़ाऊंगा डीप में, उसे वेरिएबल बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? अच्छा, रिसर्च जब मैं कर रहा हूं तो मुझे कैसे पता चल रहा है कि मैं किसी चीज को अगर ध्यान पूर्वक ढूंढ रहा हूं, मैं किसी चीज को अगर बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक ढूंढ रहा हूं, तो मुझे जो रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं वो रिजल्ट बिल्कुल सही है। मुझे पता कैसे चलेगा कि रिजल्ट सही है गलत? अरे कैसे पता चलेगा जी, क्योंकि मैं कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप को देखूंगा कि मैंने जो कॉजेस माने थे, मैंने जो कारण माने थे, जैसे मान लो कि मैंने यहां पे कारण माने कि परफॉर्मेंस जो है, अगर ट्रेनिंग आर को मैं बढ़ाता हूं तो मेरा परफॉर्मेंस बढ़ता है, ये माना मैंने कारण है। और इसका जो इफेक्ट है, इफेक्ट, वो मेरा परफॉर्मेंस है, तो मेरा कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप अच्छा है। तो यहां पे मैं ये चीज को दावे के साथ कह सकता हूं कि ट्रेनिंग आर में बढ़ोतरी के बाद परफॉर्मेंस बढ़ेगा, क्योंकि कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप पक्का वाला है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है जी? कोई दिक्कत यहां तक? मुझे बताओ,
कि यहां तक कोई समस्या लग रही है किसी को? आगे बताऊं? अब जरा यहां ध्यान दो, अब जरा यहां ध्यान दो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझ में आया क्या होता है? डिपेंडेंट समझ में आया क्या होता है? एक्सट्रेनियस वेरिएबल देखो, एक्सट्रेनियस इसे कहते हैं बाहिर चर, हिंदी में कहते हैं इसे बाहिर चर। अब ये बाहिर चर क्या होता है? ये बाहिर चर एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है? एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है? बाहिर चर क्या होता है? मैंने आप लोगों से कहा आप रिसर्च क्यों कर रहे हो? तो सर आप किसी चीज को, नई चीज को ढूंढने के लिए आप रिसर्च कर रहे हो। तो आपको नई चीज अगर ढूंढना है तो आपको कॉज और इफेक्ट में रिलेशनशिप को निकालना पड़ेगा। आपको कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप को निकालना पड़ेगा, तो ही आप किसी नई चीज को ढूंढ पाओगे। अदरवाइज में कॉज इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप निकलेगा ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे अगर इलेक्ट्रॉल पीने से आपकी बॉडी का डिहाइड्रेशन सही होता, आपको पता है ना सही होता है, कैसे पता है? क्योंकि कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप है। कॉज क्या है? मेरी बॉडी में पानी की कमी, इलेक्ट्रॉल मैंने पिया, ठीक है जी, और उसका इफेक्ट क्या हुआ? मेरी बॉडी में पानी की कमी दूर हो गई। तो कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप बन गया, इसीलिए तो हम बोलते हैं अगर डिहाइड्रेशन हो गया तो इलेक्ट्रॉल पी ले। अगर इफेक्ट होता ही नहीं तो क्या हम मानते, बोलते कि इलेक्ट्रॉल पी ले? अगर मान लो थोड़ी देर के लिए किसी की तबीयत खराब हुई है, किसी को बुखार आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे बुखार के अंदर कि भाई एक काम कर, तू पैरासीटामोल खा। अगर किसी को बुखार आएगा तो हम बोलेंगे तू पैरासीटामोल की टेबलेट खा, क्योंकि पैरासीटामोल की जो टेबलेट है, पैरासीटामोल की जो टेबलेट है ये क्या करेगी? आपका बुखार आपका कॉज है, और ये ऐसा इफेक्ट करेगी कि क्या करेगी? उस बुखार को दूर कर देगी। तो कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप बन रहा है, इसीलिए रिसर्च सक्सेसफुल हो गई कि बुखार के टाइम पे पैरासीटामोल खा लो। अब किसी को बुखार आया, तुमने बोला जी एक काम करो, इसको जरा भेजो बाहर, कांच के गिलास में एक एक क्वार्टर पिलाओ, इसको पिलाओ जी, एक एक क्वार्टर पिलाओ, दारू का क्वार्टर पिलाओ। तो तुमने वो पिला दिया, तो क्या उससे ये बुखार ठीक होगा? तो क्या कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप बन रहा है? नहीं बन रहा है ना जी। तो क्या बुखार के समय ये चीज की रिसर्च सक्सेसफुल होगी? नहीं, क्योंकि कॉज और इफेक्ट में रिलेशनशिप ही नहीं है। समझ में आ रहा है? अब जरा यहां ध्यान दो, कोई दिक्कत? यहां देखो, ये जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होता है ना, एक ऐसा वेरिएबल होता है जो आपके इस कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को खराब करता है। ये भी एक परिस्थिति है जो कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप को खराब करेगी। एक रिसर्चर जो होता है ना, इस चीज को कंट्रोल करने का हमेशा प्रयास करता है। अगर मान लो कोई रिसर्चर रिसर्च कर रहा है टॉपिक के ऊपर, ये सेम एग्जांपल लेता हूं मैं आप लोगों के सामने, कि जो प्लेयर हैं जी, प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स के परफॉर्मेंस का उनकी ट्रेनिंग के टाइम पर क्या इफेक्ट है? ट्रेनिंग टाइम पर इफेक्ट बताओ जी, प्लेयर्स परफॉर्मेंस का ट्रेनिंग टाइम पर इफेक्ट बताओ। तो हमको ये बताना है ना। अब मान लो जो प्लेयर 6 घंटे ट्रेनिंग कर रहे थे, दो प्लेयर, ये जो एक नाम, ये प्लेयर मान लो विराट कोहली जो है, ये भाई साहब भी 6 घंटे ट्रेनिंग करते हैं, और रोहित शर्मा जो है ये भी 6 घंटे ट्रेनिंग करते हैं, पर परफॉर्मेंस दोनों का अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये हो सकता है कि विराट कोहली जो है वो 6 घंटे के अलावा भी कोई दूसरी ट्रेनिंग कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो इसी को हम बोलेंगे बाहिर चर, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, यानी ऐसी परिस्थिति जो आपकी रिसर्च का हिस्सा नहीं है। एक ऐसी परिस्थिति जो आपकी रिसर्च का हिस्सा नहीं है, पर उसके बावजूद भी आपकी रिसर्च के अंदर इंटर होके आपकी रिसर्च के कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को खराब कर सकती है। एक ऐसी परिस्थिति को हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल बोलते हैं। जैसे रिसर्च का टॉपिक क्या था? प्लेयर परफॉर्मेंस का ट्रेनिंग के टाइम पर इफेक्ट देखना था हमको। तो हमने दोनों प्लेयरों को 6-6 घंटे ट्रेनिंग करवाई, पर एक प्लेयर अलग से भी कुछ घंटे वो ट्रेनिंग कर रहा था। तो बाहरी वेरिएबल है वो, बाहरी परिस्थिति है वो, जो हमारी रिसर्च का हिस्सा नहीं थी, पर उसके बावजूद भी हमारे रिसर्च के रिजल्ट को उसने इफेक्ट डाल दिया। तो रिसर्चर हमेशा इस चीज का ध्यान रखता है कि वो बाहर से जो परिस्थिति है उसको भी मैं कंट्रोल कर दूं, तभी तो मैं कॉज और इफेक्ट में रिलेशनशिप को निकाल पाऊंगा। अदरवाइज में कॉज इफेक्ट का रिलेशनशिप ही नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है जी? कोई दिक्कत यहां तक किसी को?
यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बताओ, क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब चला देखो, आगे चलू जी। एक होता है कंट्रोल्ड वेरिएबल। कंट्रोल्ड वेरिएबल ऐसा होता है जिसे आप क्या कर सकते हो, नियंत्रण कर सकते हो। इसका मतलब ही क्या हो, जिस नाम से ही सब स्पष्ट हो रहा है कि कंट्रोल वेरिएबल कौन सा, जिस वेरिएबल को आप कंट्रोल कर सकते हो। एक ऐसे वेरिएबल को मैं क्या बोलूंगा, कंट्रोल वेरिएबल बोलूंगा। अगला आता है मॉडरेट वेरिएबल और अगला आता है फिर इंटरवेनिंग वेरिएबल। इसको जी मीडिएटर वेरिएबल ही बोलते हैं, इसको मीडिएटर वेरिएबल भी बोलते हैं जी, मीडिएटर वेरिएबल। सबसे पहले मीडिएटर बताता हूं, इधर देखो, कॉज और इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। अब ये कॉज और इफेक्ट का आपको रिलेशनशिप अगर बनाना है तो एक मीडिएटर वेरिएबल होता है जो इस रिलेशनशिप को बनाने में क्या करता है, मदद करता है। क्या करता है जी, मदद करता है। जैसे आसान भाषा में आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे भारतीय समाज के अंदर आपने शादियों को होते हुए देखा होगा, दूल्हा दुल्हन बैठे हुए है ना, और सामने पंडित बैठा हुआ है जो क्या कर रहा है, शादी के उस रिलेशन को बनाने का काम कौन करता है जी, वो पंडित ही तो करता है। वो मीडिएटर का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जी? अरे यस और नो यार। या कई बार फैमिली के अंदर देखना, कोई रिश्ता लगवाना हो तो फैमिली में दो तीन होते हैं, फूफा चाचा जीजा, वो क्या करते हैं, वो यही काम करते हैं। उनका काम है, उनको जीवन में कुछ काम नहीं करना, वो यही काम करते हैं। वो इधर उधर से ढूंढ के लाएंगे, दो परिवार के बीच में संबंध बनाने का प्रयास करेंगे। तो वो क्या है जी, वो मीडिएटर ही तो है, वो इंटरवेनिंग का काम ही तो कर रहे हैं, मीडिएटर ही तो है। तो समझ में आ रहा है? तो रिसर्च के अंदर भी कॉज और इफेक्ट में अगर आपको रिलेशनशिप को बनाना है तो कई बार मीडिएटर वेरिएबल होगा जो क्या करेगा, उस कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को बनाने में आपको मदद करेगा। एक रिसर्चर जब रिसर्च अपने दिमाग में प्लान करता है तो इन सारे वेरिएबल्स के ऊपर नजर डालता है कि इंडिपेंडेंट कौन से, डिपेंडेंट कौन से, एक्सट्रेनियस कौन से, है ना, कंट्रोल कौन से, और मीडिएटर वेरिएबल कौन से जो मुझे उस रिलेशनशिप को बनाने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो वो क्या करता है, उसी परिस्थिति के अंदर क्या करता है, उसी परिस्थिति के अंदर क्या करता है, वो रिसर्चर एक्सपेरिमेंट करता है। उसी रिसर्चर, उसी परिस्थिति के अंदर वो रिसर्चर कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप को निकालता है। ये मानते हो कि नहीं ये चीज आप? जैसे आपने एक चीज देखी होगी, इनो, आपने इनो सुना है? इनो, इनो, अरे वो जो एसिडिटी होने पे ऊपर पीते हैं ना जी, एसिडिटी से राहत 6 सेकंड में, ये आप लोगों ने सुना होगा। तो एक चीज देखना, अगर मैं इनो को एक पानी के ग्लास में डालूंगा तो ही उसमें से झाग बनता हुआ दिखेगा। अगर मैं सूखे ग्लास में डाल दूंगा तो क्या झाग बनता हुआ दिखेगा जी? आप मुझे इस चीज के बारे में बताओ, क्या सूखे ग्लास में डालने पे इनो के अंदर झाग बनता हुआ दिखेगा? नहीं दिखेगा सर। तो क्या खुला इनो पी जाओगे, इसे इसे पाउडर सही से फाकोगे, ऐसे करके खाओगे क्या? नहीं, पानी के अंदर घोल के पीना पड़ेगा उसको, तभी वो पेट की एसिडिटी को क्या करेगा, ठीक करेगा। तो अब जरा यहां ध्यान दो, इस बात को अब समझना, दिमाग की गीली लकड़ी के अंदर आग लगेगी। पेट में जब एसिडिटी होती है तो वो एक परिस्थिति है, वो एक वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है? जो आपके कंट्रोल में है वो आपके कंट्रोल में नहीं, डिपेंडेंट वेरिएबल, वो कंट्रोल में ही नहीं है। कौन सा वेरिएबल कंट्रोल में है? वो हाथ में जो इनो का पैकेट है ना, वो इनो के पैकेट को पानी में डालोगे और पी लोगे, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पानी की क्वांटिटी कम ज्यादा बहुत कम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इफेक्ट क्या है? एसिडिटी, तुरंत एसिडिटी ठीक हो गई जी, डकार आ गई। पर यहां पे सर मॉडरेट वेरिएबल क्या हुआ, यानी मीडिएटर वेरिएबल क्या हुआ जो रिलेशनशिप को बना रहा है? बताओ, पानी में इनो को डालना ये कॉज है और मेरी एसिडिटी को पेट के अंदर ठीक करना ये इफेक्ट है। पर इनो को पानी में डालना ये मॉडरेट, ये मीडिएटर वेरिएबल है। क्योंकि अगर इनो पानी में नहीं जाएगा तो कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप ही नहीं बनेगा। तो पानी जो है, वाटर, वो मीडिएटर वेरिएबल का काम कर रहा है यहां पे। समझ में आ रहा है जी?
पैकेट से इनो आपने ऐसे डाला, वो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया कि अपने हिसाब से डाल दिया आपने, कॉज इफेक्ट एसिडिटी को ठीक करना। पर पानी जो है अगर उसको ही गायब कर दोगे तो कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप ही नहीं बनेगा, तो रिसर्च क्या हो पाएगी। इसीलिए हमेशा हर एड में देखा होगा, इनो का जब एड आता है तो पानी के अंदर दिखाया जाता है उसको, क्योंकि पानी क्या है, मीडिएटर वेरिएबल। कोई दिक्कत। अगला आता है मॉडरेट वेरिएबल। मॉडरेट वेरिएबल क्या होता है कि जो कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप को बनाने का काम नहीं करता, पर उनके रिलेशनशिप में इफेक्ट डाल देता है। क्या करता है जी, इफेक्ट डाल देता है, प्रभाव डालता है। वो प्रभाव रिसर्च के उस परिणाम के अंदर जरूर डालेगा, इफेक्ट जरूर डालेगा। समझ में आ रहा है जी। कौन डालेगा, मॉडरेट वेरिएबल। जैसे अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो, आप एग्जाम में कोई आंसर लिख रहे हो, तो वो आंसर क्या है, रिजल्ट है। किस चीज का रिजल्ट है वो आंसर, जो आपने रात भर कई सालों तक जो आपने पढ़ाई की है, उस चीज का रिजल्ट क्या है, एग्जाम में लिखा हुआ वो आंसर। तो कॉज क्या है, पढ़ाई, और इफेक्ट क्या है, जो आप आंसर लिख रहे हो। पर आपकी जो राइटिंग है, आपकी जो राइटिंग है, वो इस आंसर के ऊपर जरूर इफेक्ट डाल देगी। अगर किसी की राइटिंग बहुत ज्यादा ही एकदम निहायती नीचे, एकदम नीचे लेवल की है, तो कितना भी वो पढ़ ले, उसको नंबर हमेशा कम ही मिलेंगे, क्योंकि राइटिंग खराब है। समझ आ रहा है जी। तो उसी तरीके से मॉडरेट वेरिएबल क्या कर रहा है, मॉडरेटर वेरिएबल क्या कर रहा है, वो रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रहा है। या तो पॉजिटिव भी कर सकता है, वो नेगेटिव भी कर सकता है। समझ में आ रहा है जी। मॉडरेट वेरिएबल रिलेशनशिप बना रहा है, पर मीडिएटर वेरिएबल रिलेशनशिप को या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है। जैसे एग्जाम के अंदर आपकी पढ़ाई और आंसर राइटिंग, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं ना जी, है ना जी। और आंसर क्या है, समझने कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। अगला आता है क्वालिटेटिव वेरिएबल और क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ठीक है जी। क्वालिटेटिव वेरिएबल ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर नंबर्स होंगे, ऐसा वेरिएबल्स जिसके अंदर नंबर्स होंगे, नंबर्स, संख्याएं, वो कौन सा वेरिएबल होगा जी, क्वालिटेटिव वेरिएबल। जैसे 8 लीटर दूध, क्या यह संख्या है, क्या यह संख्या है। 20 ग्राम गोल्ड, क्या ये एक संख्या है। 10 लीटर घासलेट, क्या ये एक संख्या है। जहां पे नंबर्स की बात होगी, ये सारे कौन से वेरिएबल होंगे, क्वालिटेटिव, माफ करना जो उल्टा बोल दिया मैंने, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। जहां पे क्वांटिटी को हिंदी में कहते हैं संख्यानात्मक। क्या कहते हैं इसे हिंदी में, संख्यानात्मक। ठीक है जी। क्वांटिटेटिव, तो जहां पे संख्याएं होंगी उस वेरिएबल को कौन सा वेरिएबल बोलेंगे, क्वांटिटेटिव वेरिएबल बोलेंगे। आप देखो संख्याएं हमेशा घट बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है, संख्याएं कभी परिवर्तन हो सकती है कि नहीं हो सकती है। सर बिल्कुल परिवर्तन हो सकता है संख्याओं में बिल्कुल 100% सर परिवर्तन हो सकता है। तो ये संख्याएं कौन सा वेरिएबल हो गया जी, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ठीक है जी। अगला आता है क्वालिटेटिव वेरिएबल, जहां पे गुणों की बात होती है। ठीक है जी, इधर देखो, इसे कहते हैं गुणात्मक चर, गुणात्मक वेरिएबल। इसे कहते हैं संख्यानात्मक वेरिएबल। इसे कहते हैं संख्यानात्मक वेरिएबल, इसे कहते हैं गुणात्मक वेरिएबल। गुणात्मक वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है, एक ऐसा वेरिएबल जहां पे गुणों की बात हो। जैसे किसी का सुंदरता, जी एक गुण है ना जी, सुंदरता एक गुण है कि नहीं है, बताओ जी, क्या सुंदरता गुण है। ये खूबी ही तो है। क्या किसी की हाइट, क्या ये गुण है, बिल्कुल सर गुण है। किसी का गोरापन, क्या ये गुण है। किसी का जो पैसा है, क्या ये गुण है, बताओ। पैसा काउंटिंग में अगर आ जाए 10 मिलियन 20 मिलियन, तब ये क्वांटिटेटिव है, यहां पे नंबर्स आ गए। पर आगे कि भैया बहुत अमीर आदमी है, तो क्या है, तो गुण की बात हो गई। बहुत लंबा है, गुण की बात हो गई। इसकी 10 मीटर हाइट है, ये तो संख्याओं की बात हो गई। दोनों में अलग अलग है,
थोड़ा परिवर्तन समझ लेना, ठीक है जी। तो जहां पे आपके गुणों की बात हो, वो कौन सा परिवर्तन होता है, कौन सा चर होता है, गुणात्मक चर, ठीक है जी। गुणात्मक चर समझ में आया, तो गुण भी बदल सकते हैं, गुण भी बदल सकते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि किसी भी आपने देखा होगा मैरिड लाइफ के अंदर कि बहुत एकदम से एकदम इनोसेंट बन के रहते हैं एकदम शुरुआती 1 साल में, 1 साल बाद असली रूप बाहर आता है, बेलन चाकू छुरी सब चलने लगता है। तो क्या हो गया, वो इनोसेंट सा जो गुण था वो गुण बदल गया। समझ में आ रहा है जी। तो वेरिएबल समझ में आया सबको कि रिसर्च के अंदर वेरिएबल क्या होते हैं, रिसर्च के अंदर परिस्थितियां क्या होती है। क्योंकि एक रिसर्चर जब किसी भी चीज को ध्यान पूर्वक ढूंढने का प्रयास करता है तो वो कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप को बनाने का प्रयास करता है, और उस कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप को बनाने के लिए उसको वेरिएबल्स का अंदाजा होना जरूरी है। समझ में आ रहा है जी। तो वेरिएबल समझ में आया, रिसर्च के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं। आगे चलूं, आगे आता है रिसर्च का नेचर, यानी रिसर्च का स्वभाव क्या होता है। रिसर्च के स्वभाव के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि रिसर्च का स्वभाव कैसा होता है। अब जरा यहां ध्यान दो, सबसे पहला स्वभाव है कि रिसर्च भैया सिस्टमैटिक होना चाहिए। इस चीज के बारे में प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार बात कर चुका हूं कि सिस्टमैटिक 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 सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है कि रिसर्च के अंदर एक क्रम होता है, रिसर्च के स्टेप्स होते हैं, उन्हीं स्टेप्स के ऊपर चल के रिसर्च को आपको करना पड़ता है। तो रिसर्च की पहली खूबी क्या है कि रिसर्च भैया सिस्टमैटिक है। दूसरी खूबी क्या है कि रिसर्च साइंटिफिक है, क्योंकि रिसर्च के अंदर जितनी भी बातों को बोला जाता है उन सभी बातों को बोलते समय प्रॉपर लॉजिक्स होते हैं, प्रॉपर उनके पीछे कारण होते हैं, प्रॉपर उनके पीछे फैक्ट होते हैं, तभी तो वो चीज हम बोलते हैं कि 100% सही है। मानते हो कि नहीं इस चीज को। हमने ये बोला कि टूटता हुआ तारा जब गिरता है तो पृथ्वी की ग्रेविटी क्या करती है, उस टूटे हुए तारे को, तारा नहीं है वो, उस ग्रहों के टुकड़ों को जो मेटियोर मेटेरॉइड्स है उनको क्या करती है, उल्का पिंडों को पृथ्वी अपने ग्रेविटेशन से खींचती है। तो जब मैंने ये बात बोली तो इसके पीछे क्या साइंटिफिक फैक्ट है या नहीं, क्या इसके पीछे लॉजिक है या नहीं। बिल्कुल है सर, तभी तो बोली है, ठीक है। तो रिसर्च में भी जितनी भी बातें होती हैं वो सारी की सारी साइंटिफिक होती है, ठीक है जी। अगला आता है ऑब्जेक्टिविटी, कि जो रिसर्च होती है, रिसर्च के अंदर ऑब्जेक्टिविटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि रिसर्च में क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी में क्या होता है कि आप निष्पक्षता के अनुसार कोई काम करते हो, आप पक्षपात नहीं करते हो। अगर आपने पक्षपात कर दिया तो आप कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप को बना ही नहीं पाओगे। आप सोचो ना जी। अब धीरे धीरे मैं रिसर्च में से स्टेप अप करते जाऊंगा, ठीक है जी। इसके पहले वाले 2 वीडियो मैंने कॉज और इफेक्ट की कोई बात ही नहीं की थी आपसे, पर अब मुझे करनी पड़ रही क्योंकि रिसर्च को मुझे समझाना आपको डीप में। यहां देखो जरा सब लोग, अगर मुझे रिसर्च में कॉज और इफेक्ट में रिलेशनशिप को बनाना है, अगर अभी भी किसी को एक कॉज और इफेक्ट में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है ना, तो एक चीज समझना कि रिसर्च का मतलब होता है कुछ नया ढूंढना। वही रिसर्च है ना जी, पुराना ढूंढा ढूंढाया दिखा दोगे तो वो थोड़ी रिसर्च है। कुछ नया ढूंढना, तो आप किसी भी नई चीज को ढूंढने का प्रयास करते हो तो आप क्या करते हो ना, कुछ परिवर्तन करोगे, उसके अंदर कुछ चेंज करोगे और उस चेंज से कुछ इफेक्ट आएगा। तो आप बोलोगे जी अब मैंने कुछ नया ढूंढा है, यही तो नया मिला है मुझे, ठीक है जी। समझ में आ रहा है बातों को मेरी, क्या बात बोल रहा हूं मैं आपसे। पेट दुखने की जो दवाई थी, पेट दुख लोगों के पेट दुख रहे थे तो पेट दुखने की दवाई बनानी थी। तो क्या हुआ, साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है। तो उन लोगों ने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि पेट दुख रहा है, हमको दवाई क्या करनी है, दवाई के ऊपर रिसर्च करनी है। तो उन्होंने क्या किया, दवाई खाना, वो क्या है कॉज, और दवाई का पेट के अंदर असर, ये क्या है उसका इफेक्ट। तो कॉज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर दवाई असर नहीं करेगी तो रिलेशनशिप नहीं बनेगा, रिसर्च फेल। दवाई असर कर गई तो रिलेशनशिप बन गया, रिसर्च पास। तो रिसर्च में कॉज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप को निकाला जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो इसमें ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता होनी जरूरी है। अगर आपने पक्षपात कर दिया, अगर आपने यहाँ पे किसी की साइड ले ली तो अब कॉज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप नहीं निकलेगा, अब नहीं निकल सकता जी।
जैसे मान लो कि डॉक्टर्स अगर दवाई बना रहे थे पेट दुखने के, पेट दर्द के ऊपर दवाई बना रहे थे, पेट दर्द पर दवाई बन रही थी, पेट दर्द पर दवाई बन रही थी, तो अगर यहां पे कोई साइंटिस्ट बोलता कि एक काम करो जी, तुम ना मेरी पसंद की केमिकल्स इस दवाई के अंदर डालो और अब देखते हैं इफेक्ट क्या होता है, तो क्या आज जो हमें इफेक्ट देखने को मिलता है तब भी क्या वो इफेक्ट देखने को मिलता? नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट के अंदर बायसनेस कर दी उसने अपनी पसंद के केमिकल को डाल के। समझ में आ रहा है जी? समझ में आ रहा है जी? कोई दिक्कत? जैसे टीम इंडिया को देखो, टीम इंडिया चाहती है कि हमको अच्छा रिजल्ट मिले। रिजल्ट क्या हाथ में है? नहीं। क्या हाथ में है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करना, तो टीम उठा के चेंज कर देते हैं। गौतम गंभीर और अजीत अगरकर जब नींद खुले टीम उठा के चेंज करते, टीम चेंज करी और इफेक्ट क्या हुआ? टीम इंडिया हार गई, अपनी पसंद के प्लेयर्स को खिला लिया। तो जब पक्षपात करा, जब ऑब्जेक्टिविटी नहीं रखी, तो रिसर्च में जो वो लोग रिजल्ट निकाल पा रहे हैं क्या, कॉज इफेक्ट का रिलेशनशिप निकाल पा रहे हैं प्रॉपर? नहीं निकाल पा रहे। बताओ जी, निकाल पा रहे हैं जी? थोड़ा पर्सनल एग्जांपल हो गया ना जी। हाँ, तो ऑब्जेक्टिविटी समझाने के लिए किया, ऐसा नहीं होता, एक्सपर्ट्स हैं वो लोग। यहां देखो, ऑब्जेक्टिव समझ में आया। अगला आता है रेप्लीकेबल, यानी रिसर्च अगर आपने की है तो वो रिसर्च रेप्लीकेबल हो, यानी रिसर्च का रिजल्ट बार बार सेम आता हो। अगर रिसर्च का रिजल्ट सेम नहीं आएगा तो जो रिसर्च है वो वैलिड भी नहीं होगी। जैसे मान लो कि फोन बात करने के लिए बनाया गया है और ये बकलोल बात छोड़ के सब काम कर रहा है, तो क्या इसके अंदर ये रेप्लीकेबिलिटी है? क्या सेम काम ये बार बार कर पा रहा है? अगर बार बार ये फोन लगाने में सफल है तो ये फोन तो अच्छा है, पर अगर ये फोन बार बार लगाने में सफल नहीं है तो क्या ये फोन अच्छा होगा? अरे यस और नो यार। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को मैं टेक्निकल इशू है इसलिए इसको यहीं खत्म करूंगा। रिकॉर्डेड इसको एज इट इज में डाल दूंगा। कुछ टेक्निकल इशू हुआ जिस वजह से कैमरा जो है बंद हो चुका है, तो एज इट इज इसको रिकॉर्डेड डाल दूंगा मैं। तो आप आज की क्लास को मैं यहीं खत्म करता हूँ टेक्निकल इशू की वजह से, पर बहुत सारा मैंने इसको पढ़ा दिया है तो मैं इसको एज इट इज डालूंगा। ये बिल्कुल ये ठीक हो गया, लीजिए। पर इस क्लास को मैं यहीं पे रोकता हूँ अभी, बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू। ठीक है, तो यहाँ से मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को, मुझे रेप्लीकेबिलिटी से पढ़ाना है। तो थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, और लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं रिसर्च के पार्ट 4। थैंक यू सो मच ऑल।